हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं, जो कि इस वीडियो में हम अब देखने वाले हैं। हमारा जो एम्स के अंदर जो एक पोस्ट आता है, जिसका पेपर होता है, जो आप लोग ज्वाइन करते हो, ऑफिस असिस्टेंट करके जो है, उसकी पूरी जॉब की प्रोफाइल हम इस वीडियो में देख लेंगे कि उस जॉब में क्या क्या होता है, काम क्या होते हैं, सैलरी क्या होता है, उस कितने देर का काम होता है, कितने दिन काम करना होता है, छुट्टियां क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होता है, जॉब क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, किस टाइप का जॉब है, क्या क्या काम करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ देख लेंगे A to Z। दूसरी बात, ये वीडियो हर एक लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिनका पेपर हो गया है वो भी जानकारी ले लें कि हमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको किस तरह का काम करना होगा। दूसरा, जिनका पेपर नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन में भी ना हो, कुछ लोग होंगे ना, अभी तो रिज़ल्ट आना बाकी है, बट कुछ लोग होंगे जिनका सिलेक्शन होगा, कुछ लोग होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन दोनों ही तरह के लोगों की जानकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जान लो कि ये पोस्ट कितना बेनिफिशियल है, किस तरह का जॉब है, क्या 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 इसमें बेनिफिट है, क्या आप जॉब करना चाहते हो, क्या इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और जो लोग अभी और नए हैं, जिन्होंने फॉर्म इस बार फिल नहीं किया था, वो भी देख के समझें कि भाई आप इस जॉब को क्यों भरना चाहिए, आपको इस जॉब में क्या बेनिफिशियल है जो बाकी अदर जॉब को इस जॉब से अलग करता है। तो हम आप सारी ही चीज़ों का कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो से दूर हो जाएगा। तो आप एंड तक बने रहो। मैंने इसमें सब कुछ, जितना भी इसका एक से एक पॉइंट हो सकता था, सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है, जिससे कि आपका हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन, सब कुछ बताइए। ये तो जॉब प्रोफाइल है, बट मैं आपको और भी एक्स्ट्रा जो भी होगा समय समय पे बताते चलूँगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, सबसे पहले हमने एक टेबल ऑफ कंटेंट अपना बना के रखा है कि किस तरह से हम वीडियो में बढ़ेंगे, तो वो हम आपको एक बार बता देते हैं। कंटेंट्स हमारा क्या है, सबसे पहला हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, किस तरह का ये जॉब है। दूसरा बात हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, एक बार मैं फिर बता दूँ। हम बात कर रहे हैं कौन से पोस्ट का, ऑफिस असिस्टेंट का, ठीक है, जिसका पेपर हालिया में जो पटना के अंदर जो पेपर हुआ है वो आपका 27 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो हम इस पोस्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि किसी और पोस्ट का भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में बता देना, मैं उस पोस्ट का भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। हमारा कंटेंट में क्या क्या है, पहले सबसे नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे जॉब किस तरह का है, मतलब गवर्नमेंट है, सरकार, प्राइवेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, किस तरह का है। ठीक है, फिर इसमें काम क्या क्या करना होता है, वर्क क्या होता है ऑफिस असिस्टेंट का, फिर वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। ठीक है, वर्किंग आवर्स में आपका इंक्लूड होगा कि वर्किंग डेज़ कितने हैं, हमें छुट्टियां एक वीक में कितनी मिलती हैं, संडे मिलता है और सैटरडे संडे दोनों मिलता है, ये भी हम चर्चा करेंगे। फोर्थ नंबर जो है हॉलीडे, कितनी छुट्टियां हैं आपकी, अलाउंस क्या क्या है। फिफ्थ नंबर, क्या ये कि ट्रांसफरेबल जॉब है। और सिक्स्थ नंबर पे आपका सैलरी कितना होता है, जो कि आपका बहुत ही मेन हिस्सा होगा। एंड सेवेंथ एंड लास्ट, ठीक है, इस वीडियो में हमारा 7 टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो कि पहला 6 टॉपिक आपका है ये सब, और 7वां टॉपिक आपका होगा प्रमोशन रिलेटेड। इस जॉब में प्रमोशन होती है, कितने देर पे होती है, क्या क्या होते हैं, अगर आप इस पोस्ट पे अगला प्रमोशन जाएंगे तो कौन सा पोस्ट आएगा, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जो लोग भी नए हैं वीडियो पे, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम अपने नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि हमारा नंबर 1 पे जो टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, उस पर हम बात कर लेते हैं। चलो, अब बात आती है कि जो ये ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, ये जो एम्स के अंदर ये पोस्ट है, आप काफ़ी जगह पे इसी तरह का पोस्ट सुनते होंगे, एम्स के बाहर भी, बैंक्स में भी होते हैं ऑफिस असिस्टेंट, आपके अलग अलग कंपनीज में भी होते हैं, बट ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आपका एम्स के अंदर का। ठीक है, दोनों में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। ठीक है, तो एम्स के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, बिल्कुल ही आपका गवर्नमेंट जॉब है ये। ठीक है, कौन सा जॉब है आपका, ये गवर्नमेंट जॉब है। इसको कोई भी अगर कहे कि प्राइवेट जॉब है,
तो वो बिल्कुल ही गलत कह रहा है। ये आपका गवर्नमेंट जॉब है। और गवर्नमेंट जॉब में भी अब आप कंफ्यूज होगे कि ये किस तरह का गवर्नमेंट जॉब है भाई, स्टेट है या सेंट्रल है। तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि एम्स आपका किसी भी स्टेट के अंदर नहीं आता, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपका इसके ब्रांच अलग अलग जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में खुले हुए हैं, बट ये आता किस चीज़ के अंदर है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और उसी के अंदर ये आपका ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, तो वो भी आपको अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आता है, ठीक है। तो इतना फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि ये जॉब जो है आपका गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब का सर्च में हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो और गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल आप अप्लाई कर सकते हो। जब भी आगे, अभी तो वैकेंसी आई थी, अभी भी बहुत जगह आएंगी, तो आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्क। वर्क पे हम बात करते हैं कि आखिर इसका वर्क क्या होता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ऑफिस असिस्टेंट हम कहते किसको है, ठीक है। व्हाट इज़ एन ऑफिस असिस्टेंट कॉल्ड। ऑफिस असिस्टेंट हम कहते किसे हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट आर ट्रेन टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ क्लerical एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क in various kinds of office setting. They may go by other related names such as administrative assistant, office clerk और सेक्रेटरी, ठीक है। तो इसमें कहा क्या गया है, ऑफिस असिस्टेंट को ट्रेंड किया जाता है परफॉर्म करने के लिए वाइड रेंज ऑफ क्लerical एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वेरियस काइंड ऑफ। ऑफिस में जितने भी तरह के सेटिंग्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो भी क्लैरिकल जो काम होते हैं, जैसे एज आप मान सकते हो ना कि इसका नाम ऑफिस असिस्टेंट है, ठीक है, बट आप जो एलडीसी बोल सकते हो या यूडीसी बोल सकते हो, लोअर डिवीज़न क्लर्क या अपर डिवीज़न क्लर्क। तो क्लैरिकल जो क्लर्क पोस्ट का एक काम होता है, वही सब सारे काम, मिलता जुलता काम किसका होता है, आपका ऑफिस असिस्टेंट का होता है। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या काम भी इनको करने पड़ सकते हैं, बट हम एक मीनिंग जान रहे हैं कि ऑफिस असिस्टेंट हम कहते किसको हैं। ऑफिस असिस्टेंट एक वाइड रेंज के काम के लिए ट्रेंड किया जाता है कि उन्हें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी करना पड़ सकता है, क्लैरिकल भी करना पड़ सकता है ऑफिस में, ठीक है। और इसको अदर नाम से भी हम कह सकते हैं, कहीं जगह पे इसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी बुलाया जाता है, ऑफिस क्लर्क भी बुलाया जाता है, या सेक्रेटरी भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने जाना कि ऑफिस असिस्टेंट हम कहते किसको हैं। अब हम नेक्स्ट वे देखेंगे कि इनका काम क्या होता है, ऑफिस असिस्टेंट का जो है वो काम क्या है। तो देखो यहाँ पे एन ऑफिस असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड टेकिंग कॉल्स फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरिंग मैसेज while also use basing office equipment like fax and scanners. They help maintain files to keep track of important document, organize travel arrangements, manage supply inventory and perform data entry as required. तो देखो, ऑफिस असिस्टेंट ऑफिस के हर उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसके अंडर में आते हैं। जैसे अगर आप ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ पे कुछ कॉलिंग का, जैसे आप एम्स के अंदर बैठे हो, ठीक है, आपको एक ऐसा डिपार्टमेंट में दिया गया जहाँ पे कस्टमर डीलिंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वहाँ आपको उनके अपॉइंटमेंट्स को देखना है कि किस डॉक्टर से, या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में आप हो वहाँ अगर कस्टमर डीलिंग है तो वो भी आपको करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आपको ऑफिस से रिलेटेड कुछ मैसेज है जो वन गो से अनदर गो आपको पहुंचानी है, वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट, या कहीं ऊपर लेवल से हाई लेवल से आपको कहीं पहुंचाना है, तो वो काम आपको करना पड़ सकता है। दूसरा, ऑफिस का जो इक्विपमेंट होगा, जो आपके अंडर मान लो फैक्सेस करने होते हैं या स्कैनर्स होते हैं, फैक्सेस होते हैं, उसका मान लो कुछ खराबी आ जाता है, या कुछ नया लाना है, या किसी कोई पार्ट बिगड़ गया, तो वो सब का देख रेख आपको आपके अंडर करना पड़ सकता है, ठीक है। और ये आप वो जो ऑफिस असिस्टेंट है वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, फाइल को मेंटेन करने में, उसको कीप ट्रैक रखने, मतलब एकदम टू द ट्रैक रखने में कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके अंडर में होंगे। अगर कोई ट्रैवलिंग अरेंजमेंट है आपके डिपार्टमेंट में, तो आपको उसका अरेंजमेंट करना पड़ सकता है। सप्लाई इन्वेंट्री वही हो गया आपका, मतलब कोई इन्वेंट्री, मतलब कोई इक्विपमेंट सामान है उसके सप्लाई को देख रेख करना पड़ सकता है, उसका जिम्मेवारी आपको लेना पड़ सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर वही क्लैरिकल, इसमें वही क्या है कि ज़रूरत के हिसाब से अगर आपके ऑफिस में नीड है कि आपको कुछ फीड करना है कंप्यूटर के, जैसे कि आपकी इस पोस्ट में भी कहा गया था ना कि आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए। काम करने आना चाहिए का मतलब कि आपको एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, ये सब ऑपरेट करना आना चाहिए, जिस पे आपको कभी कभार ऑफिस के
रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेटा एंट्री भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है, मैंडेटरी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो तो आपको ये काम मिला तो आप करोगे नहीं। तो इसीलिए कहता है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, तो आपको ये भी करना पड़ सकता है। तो ये सब सारे काम एक ऑफिस असिस्टेंट को करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ कुछ पॉइंट्स वाइज देखो, पॉइंट वाइज भी लिखा कि आंसरिंग एंड ट्रांसफरिंग फ़ोन कॉल्स, ये भी शॉर्टिंग मेल। अगर आपको मेल्स भी कभी कभी शॉर्ट करने पड़ते हैं, जैसे आप एक डिपार्टमेंट में बैठ रहे हो तो एक तरह से आप उस सेक्शन के जो आपके अंडर भी काफ़ी सारे पोस्ट आते हैं, जैसे ऑफिस अटेंडेंट हो गए, जो एमटीएस लेवल के पोस्ट हो जाते हैं, वो आपके अंडर में काम करेंगे। तो उनके एक तरह से आप हेड हो जाते हो, तो उनको आपको देख रेख करना होगा। उसके ऊपर से कहीं मेल्स आते हैं तो मेल्स को आपको शॉर्ट करना पड़ता है। शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स, जैसे हमने पीछे बात की। सेंडिंग फैक्स, अगर किसी इंपॉर्टेंट फैक्स कहीं सेंड करना है तो वो आपको आना चाहिए। रिपोर्ट, मेमोज एंड अदर डॉक्यूमेंट आपको लिखना आना चाहिए। इसीलिए इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो रखा गया है क्या, ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएट मिनिमम होने चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप 12th-10th में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसका कारण बस यही है कि आपको एक फ़िक्स टाइप ऑफ वर्क इसमें ना नहीं दिया जाता है। आपको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको अलग अलग तरह के काम करने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपको रिपोर्ट लिखना पड़ सकता है, मेमोज बनाना पड़ सकता है, डाटा एंट्री करना पड़ सकता है, बिल्स प्रोसेस करना पड़ सकता है। पेपर वर्क एडिटिंग का मतलब आपको अगर कुछ लिखा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो वो आपको सही करना पड़ सकता है। फाइल को ऑर्गेनाइज करना सकता है, अपडेट करना पड़ सकता है। तो ये सब काम के लिए तो मिनिमम एक ग्रेजुएट इंसान अच्छे से कर सकता है, मतलब उसने ग्रेजुएशन की तक की पढ़ाई कर रखी है, तो उनको माना जाता है कि वो सब एलिजिबल हैं इन सब सारे कामों के लिए, ठीक है। तो ये सब सारे काम आपको ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के अंदर करने पड़ सकते हैं। आई होप आपको काम क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या काम करना पड़ता है एक ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के अंडर में। तो ये सब सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें आगे, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। आप जनरली हम एक गवर्नमेंट जॉब को किस बेसिस पे जानते हैं। गवर्नमेंट जॉब अगर हम जानते हैं तो कहते हैं कि अच्छा 9 to 6, ऐसे डे टू डे लाइफ लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब होता है सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो यहाँ भी सेम वही है। देखो, आपका वीकडेज लिया है हमने मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ हमने मेंशन क्यों कर रखा है। अभी के लिए आप देखो, ऑन वीकडेज, वीकडेज हम लोग वीकेंड बोलते हैं, हम लोग सैटरडे संडे को, वीकडेज बोलते हैं हम लोग मंडे टू फ्राइडे को। तो मंडे टू फ्राइडे को अगर हम लेके चलें तो रिपोर्टिंग टाइम आपका कितने बजे है, 10 बजे, और रिलीविंग टाइम आपका 6 बजे शाम को। 8 घंटे का ड्यूटी होता है। अब देखो, अब ये कहीं कहीं पे होता है क्योंकि एम्स बहुत सारे हैं इंडियाज़ में, तो हर एम्स का अपना अपना अलग टाइमिंग हो सकता है, ठीक है। बट इन जनरल हम बात करेंगे तो वो क्या होता है आपका 10 बजे से 6 बजे तक, और नहीं तो आपका होगा 9:30 से 5:30 तक। बहुत डिफ़र करेगा तो यही होगा, या 9 से 5 होगा। 8 घंटे का ड्यूटी मोटा मोटी आप लेके चलो कि 8 घंटे का ड्यूटी आपको करना होता है। जनरल जो टाइम है वो आपका यही रहता है कि 10 से 6, या तो बहुत हुआ तो 9:30 से 5:30, ठीक है। लंच टाइम आपका क्या होता है, लंच टाइम आपका होता है हाफ एन आवर का, आधा घंटा समय आपको लंच के लिए मिलता है, ठीक है। और वो टाइमिंग क्या होता है लंच का, वो होता है 1:30 से 2 बजे तक का, ठीक है। ये टाइमिंग आपको लंच का मिलता है, 1:30 से 2 बजे तक का आपको लंच करने का समय मिलता है। नेक्स्ट, अब हम बात करें, नेक्स्ट हमारा देखो सैटरडेज़ को लेकर। वहाँ तो हमने मंडे टू फ्राइडे का बात कर लिया, अब यहाँ हमने सैटरडे। संडे तो आप लोग जानते हो कि संडे तो छुट्टी होगा ही, संडे तो छुट्टी होगा ही, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे जॉब होगा ही, तो बीच में हमारा बच कौन सा जाता है, बच जाता है हमारा सैटरडे। काफ़ी जगह कन्फ्यूज़न होगा कि क्या सैटरडे छुट्टी होती है या सैटरडे काम करना पड़ता है। तो ये देखो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके एम्स पे, ठीक है। हर लगभग मैं कहूँ तो आपको 80% जो एम्स है वहाँ आपका जो वर्किंग डे है वो मंडे टू फ्राइडे है, इसलिए मैंने पहले स्लाइड में वो लिख रखा है मंडे टू फ्राइडे ऑन वीक डेज। वही आपका काम करना होता है। सैटरडे ऑलमोस्ट छुट्टी होती है, बट किसी किसी एम्स का एक्सेप्शनल जो हैं, एक आध हैं, उनके वर्किंग आवर्स सैटरडे में भी होते हैं, बट वो फुल डे नहीं होता है। अगर वहाँ सैटरडे होता भी है तो वो आपका क्या होता है, हाफ डे होता है,
ठीक है। हाफ डे मतलब लंच टाइम तक आपका काम होता है, रिपोर्टिंग आपको 10 बजे करना होगा और रिलीविंग आपका 1:30 बजे हो जाएगा, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है आपका एम्स पे, बट हाँ ऑलमोस्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है। सैटरडे जब भी होगा आपका, जहाँ भी होगा, वो आपको हाफ डे कहा जाएगा। सैटरडे में सिर्फ हाफ डे ड्यूटी रहेगा, 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक का, ठीक है। अब ऐसे तो गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हो तो कहीं कहीं पे अगर आप सीनियर हैं, आपसे कोई वो आपको अगर बोलते हैं कि भाई आना है, तो वो तो आपको फॉलो करना है, आना है। बट मंडे टू फ्राइडे लिया जाता है काम, एंड सैटरडे अगर आपको होता है तो वो क्या किया जाता है, वो हाफ डे होता है और टाइमिंग आपका ये होता है, मतलब जैसे लंच टाइमिंग, लंच का जो टाइम होता है 1:30 बजे, उस टाइम पे आपका छुट्टी हो जाता है, ठीक है। ये होता है, बट जैसा कि मैंने फिर बताया, ये आपका डिपेंड किस चीज़ पे करता है, एम्स पे, कि आपका 80% तो मैं बता रहा हूँ कि 80% में जहाँ मंडे टू फ्राइडे ही होता है, 20% 10% के आसपास आपका जो एम्स है वो सैटरडे को हाफ डे कराते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आधा दिन तो छुट्टी मिल भी जाता है, अगर आप सैटरडे को काम कर भी रहे हो तो हाफ डे ही होगा। तो वर्किंग आवर भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है हॉलीडेज़ और अलाउंस, कि आपको हॉलीडेज़ कितने मिलेंगे और अलाउंस कौन सा मिलेगा। तो देखो, ये एम्स ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा है, ये उसी के नोटिफिकेशन का कटआउट है। द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू सिमिलर स्टेटस स्टेशन एंड पटना। ये मैंने पटना का नोटिफिकेशन से लिया है, क्योंकि हालिया में पेपर हुआ था, एकदम ताज़ा नोटिफिकेशन है, इसलिए उठाया, नहीं तो मैं कहीं और का भी ले सकता था। बट इसका पेपर अभी कब हुआ है आपका, 27 अगस्त को पेपर हुआ है, तो एकदम बिल्कुल ही रिसेंट है, तो इसका नोटिफिकेशन लेना ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पटना में स्टेशन, मतलब पटना में ड्यूटी कर रहा है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, उसको जो जो अलाउंस मिलते हैं वो सारे ही अलाउंस मिलेंगे किसको, आपके ऑफिस असिस्टेंट को, जो एम्स के अंडर में है, ठीक है। तो अलाउंस तो आपका क्लियर हो गया। हॉलीडेज़ में भी आपका सेम ही है, जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हॉलीडे मिलता है, सेम आपको इस पोस्ट में भी वही हॉलीडेज़ मिलेंगे, ठीक है। अलाउंस में एक चीज़, आप क्योंकि आप एम्स के अंदर हो, ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो आपको मेडिकली अलाउंस भी मिलेंगे, मेडिकल बेनिफिट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। हॉलीडेज़ में भी बात हो गया, जो भी एम्स जिस दिन बंद होगा उस दिन तो आपको छुट्टी मिलेंगे ही, और जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का छुट्टी होता है उस दिन आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके हॉलीडेज़ एंड अलाउंस। नेक्स्ट, क्या इसमें ट्रांसफ़र होता है, ऑफिस असिस्टेंट इज़ ट्रांसफरेबल जॉब, क्या ये ट्रांसफरेबल है या नहीं है। तो इसमें ट्रांसफ़र आपका जो होता है नहीं होता है, क्योंकि आप एक एम्स के अंडर जाते हो, आपने एम्स पटना के लिए अप्लाई किया है, आप सोच सकते हो खुद ही, आपने अगर एम्स पटना के लिए अप्लाई किया है, आप वहाँ जाके सेटल होते हो किसी भी एक प्रेफर्ड जगह पे, तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र लेके कहीं एम्स भोपाल या एम्स जमशेदपुर, एम्स जयपुर में जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते हो। आपको जो काम करना होगा वो एम्स पटना में ही करना होगा। तो ये आपका यस नहीं होगा। ट्रांसफरेबल जॉब है या नहीं है, तो नहीं है, ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। बट ट्रांसफ़र से क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप अगर बाहर के कैंडिडेट को अप्लाई कर रहे हो तो आप पटना में आकर रह लो, या फिर जहाँ कहीं एम्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ जाके रह लो। आप अगर लोकल्स हो, वहीं के आप, वहीं से आप बिलोंग करते हो, वही आपका डिस्ट्रिक्ट है, वही आपका स्टेट है, तो आपके लिए तो और अच्छी बात है कि आपको वहीं रह के जॉब करने का मौका मिल रहा है, तो अच्छी बात है। तो मैंने बस क्लियर किया कि ये ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात आता है आपका सैलरी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फोकस किन्हीं भी कैंडिडेट्स का, किसी भी एम्प्लॉय का होता है, वो जॉब के प्रति जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा फोकस आता है कि हमारा सैलरी क्या होगा, ठीक है। तो एज़ पर नोटिफिकेशन, या देखो नोटिफिकेशन का कटआउट मैंने डाला है, तो एज़ पर नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका जो सैलरी है, मिनिमम जो है वो है 35,400। मैक्सिमम जो इस पोस्ट पे जाएगा आपका, अगर विदाउट प्रमोशन आप रह जाते हो इसी पोस्ट पे, तो वो आपका मैक्सिमम कितना जाएगा, 1,12,400 रुपये, ठीक है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है आपका। इसमें 4200 ग्रेड पे होता है, 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है ये आपका ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पे है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये बेसिक पे है, मतलब विदाउट अलाउंस का, इसमें किसी भी तरह का अलाउंस ऐड नहीं होता है।
ऐड होने के बाद जो आपकी सैलरी मिलेगी वो आपको लगभग 40 के आसपास पहुंच जाएगी स्टार्टिंग में। ठीक है, कहाँ पे पहुंच जाएगी? 40 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाएगी, अलाउंस सब कुछ ऐड कर लेने के बाद। ये आपका जो लिखा हुआ है ये सिर्फ बेसिक पे है, मतलब इतना तो आपको हैंड में मिलेगा। देखो लेवल 6 का है, पे मैट्रिक्स आपका लिखा हुआ यहाँ पे 35,400 का है। 35,400 आपको मिनिमम है एंड मैक्सिमम आप इसी पोस्ट पे रह के जा सकते हो 1,12,400 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक और कटआउट आपको डाल रखा है। जनरल मैंने सर्च किया गूगल पे, तो गूगल ने भी बताया भाई कि व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन एम्स। एम्स में जो ऑफिस असिस्टेंट का सैलरी है वो कितना है। तो हाउ मच डज एन ऑफिस असिस्टेंट मेक एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस इन इंडिया। एवरेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ऑफ ऑफिस मंथली पे इन इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली, देखो यहाँ भी जो वैल्यू दिया है इन्होंने लगभग 38,000 के आसपास है ना, 38,000। और इन्होंने भी लिख रखा है 35,400 से ज़्यादा ही होगा। तो ये आपका 38,000 एवरेज दिया गया है ऑल ओवर इंडिया का, जो एम्स के अंदर ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है उनका, विच इज़ 180। अब नेशनल एवरेज ये लिखने का क्या मतलब हुआ, ये भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ये जो लास्ट लाइन लिखा है इन्होंने, विच इज़ 180% अबव द नेशनल एवरेज। ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट अगर आप एम्स को छोड़ के कहीं और अगर अप्लाई करते हो तो उसकी सैलरी इतनी नहीं है। ठीक है, वो अलाउंस जोड़ जाड़ के आपको होता है 28 से 29,000। ठीक है, बहुत हुआ तो आपका 30,000 होगा अलाउंस जोड़ के। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अलाउंस जोड़ के, तो लगभग आपको 8 से 10,000 का फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, इस वजह से एम्स में जो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो अप्लाई करने की तो बिल्कुल ही आप सही सोच रहे हो, आपको अप्लाई करना ही चाहिए क्योंकि सैलरी काफ़ी अच्छी है। हाँ, पोस्ट थोड़े कम निकलते हैं बट ठीक है, सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया आपका। अब हमारा जो लास्ट एंड इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट, प्रमोशन। क्या आपको यहाँ प्रमोशन मिलता है? ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने लिख रखा है डिपेंड ऑन सीनियरिटी रैंक। तो आपको इसका मतलब क्या समझ में आया? देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे ही आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे ऑफिस असिस्टेंट में इस बार 43 पोस्ट्स हैं। मैं पटना की बात करूँ तो 43 पोस्ट्स हैं आपके, 43 रिक्रूटमेंट हो रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट के। तो इसके ऊपर वाले जो पोस्ट होंगे उनके इससे कम निकलते हैं। ठीक है, जो इसके डबल ए ओ जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है इसके बाद, क्योंकि ये जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है वो एकदम क्लैरिकल के इक्वल टू में आप मान सकते हो, यूडीसी मान सकते हो आप, अपर डिवीज़न क्लर्क। उसके बाद जो आपका प्रमोशन होके जाएगा वो डबल ए ओ होगा, उसके बाद आपका ए ओ होगा। ठीक है, तो ये जो इसके बाद वाला जो पोस्ट होता है डबल ए ओ, वो क्या होगा ना कि वो इससे कम निकलते हैं। तो उससे कम निकलते हैं तो कुछ पोस्ट तो आप प्रमोशन से जाओगे वहाँ, कुछ उसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होते हैं। तो यही सीनियरिटी रैंक में क्या होगा, जब आपने अभी ज्वाइन किया आपके रैंक पे डिपेंड करता है कि आप सीनियर, आप मान लो 43 लोग ने ज्वाइन किया, तो 43 के 43 का तो प्रमोशन नहीं हो सकता क्योंकि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। आपको 43 के 43 मेंबर्स का, कैंडिडेट्स का प्रमोशन नहीं हो सकता। इनमें से जो टॉप रैंकर्स होंगे जिनको सीनियरिटी मिले, अब सीनियरिटी मतलब ये नहीं कि एज बेसिस पे, यहाँ पे सीनियरिटी का मतलब वो नहीं होता। सीनियरिटी यहाँ पे होता है पोस्ट बेसिस पे। आपने अगर यहाँ पे मान लो 18 साल का बच्चा भी दे रहा है और मान लो 32 साल का भी एक दे रहा है, अगर 18 साल का नंबर ज़्यादा है तो ये सीनियर कहलाएगा 32 साल वाले से। ठीक है, सीनियरिटी का मतलब वो। तो आप जितने सीनियर माने जाओगे आपका प्रमोशन का चांस उतना रहेगा, मतलब जितनी अच्छी रैंक आपकी प्रमोशन का चांस उतना बढ़िया। जितना रैंक आपका पीछे रहेगा तो लगभग आपका प्रमोशन का चांस ना के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ उतने प्रमोशन के चांसेस नहीं होते हैं। 75% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पोस्ट जाता है और 25% ही पोस्ट जो है आपके बस प्रमोशन से फिल होते हैं। तो ठीक है, देख रहे हो कितना का फ़र्क है, सीधे 75% और 25% का है। ठीक, अब पोस्ट जो है आपका जब आप करके जाओगे तो डबल ए हो जाओगे, उसके बाद ए हो जाओगे। ठीक है, अब कितने दिन पे होता है प्रमोशन आपका, होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड आपका टोटली किस पे करेगा, आपके रैंक पे। अब जबकि रैंक आपका क्लियर आप खुद करोगे कि भाई रैंक आपका कितना है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है, तो पहले तो आपको हमेशा आप
उसी पे लेवल पे तो नहीं रहोगे ना। आपका पे, आप ज्वाइन करोगे ग्रेड पे 4200 पे, तो अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो आप हमेशा 42 पे ही नहीं रहोगे। तब आपका क्या होता है ना कि 10 ईयर्स, आप जब 10 साल, आपका जब ज्वाइन से लेके जब ने आप ज्वाइन किया तब आप 10 साल हो जाएगा, तब आपका ये नेक्स्ट पे आपका शिफ्ट हो जाएगा किस पे, 4600 पे। ठीक है, अगर आपका प्रमोशन नहीं भी होता है फिर भी प्रमोशन हो जाएगा, तब तो 42 से 46 सीधे शिफ्ट करेगा आपका डबल ए पे। बट अगर प्रमोशन नहीं भी होता है, तो मैंने क्या कहा, प्रमोशन अगर आपका नहीं भी होता है तब 10 साल के बाद आप 4200 से कहाँ शिफ्ट हो जाओगे, 4600 पे। फिर प्रमोशन अगर आपका यहाँ भी नहीं हो सका तो आप फिर से 10 साल के बाद फिर शिफ्ट हो जाओगे 4800 पे। फिर प्रमोशन नहीं हुआ तो फिर से 10 साल के बाद कहाँ शिफ्ट हो जाओगे, आप शिफ्ट हो जाओगे 5400 पे। ठीक है, तो ये आपका जो साइकिल है वो आपका प्रमोशन का है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी प्रमोशन नहीं होने का मतलब आपके सैलरीज़ पे इंक्रीमेंट होगा जैसे होता है, आपका बस पोस्ट नहीं बदलेगा। आप यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप पूरी लाइफ अगर यहाँ पे मतलब रिटायरमेंट तक अगर आप जॉब करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप ऑफिस असिस्टेंट ही रह जाओ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, बट आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, आपका ग्रेड पे बढ़ेगा। जैसे ग्रेड पे बढ़ने का बात मैंने कहा वो आपका 10 साल पे होगा, सैलरी में जो इंक्रीमेंट होती है होगी वो होती रहेगी। ठीक है, तो ये वीडियो था आपका फुल, आपका मतलब ज्वाइनिंग से लेके प्रमोशन तक का पूरा डिटेल्स मैंने आपको दे दिया। काम क्या होता है, कितने देर का होता है, कितने दिन का होता है, कितने समय का होता है, छुट्टी क्या होता है, अलाउंस क्या क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको इसमें क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई एक आधा पॉइंट मुझसे रह गया हो तो आप उसको कमेंट में बता देना या पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, या फिर अगर आपको किसी और पोस्ट का वीडियो चाहिए, उसके बारे में जानना है, तो उसका आप कमेंट करके बता देना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है, चलो फिर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। और शेयर कर देना काफ़ी से काफ़ी, क्योंकि जो लोग अगर गवर्नमेंट जॉब के सर्च में होंगे उनको एक अच्छी सी जॉब का प्रोफाइल मिल जाएगा, तो वो लोग भी आगे अप्लाई करने का सोच सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।